अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग CS201 लेक्चर नंबर 44 को पढ़ने वाले हैं। सो लेक्चर नंबर 44 में हम लोगों ने एक्चुअली मैट्रिक्स क्लास के बारे में पढ़ना है कि मैट्रिक्स का पता होगा आपको, 2 डायमेंशनल एरे होती है जिसके अंदर रोज़ होते हैं और कुछ कॉलम्स होते हैं और उसके अंदर हमारे पास एंटिटीज़ होती हैं कुछ। अब हम लोगों ने करना क्या है कि हम लोगों ने मैट्रिक्स किस तरह बनता है, उसका कंस्ट्रक्टर किस तरह बनता है, उसका डिस्ट्रक्टर किस तरह बनता है और उसके अंदर यूटिलिटी फंक्शन जो है, इनपुट हो गया आउटपुट हो गया, इस तरह के वो किस तरह बनेंगे फंक्शन। इसी तरह मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किस तरह लिया जाता है और लास्ट में उसका जो कोड है वो देखेंगे। तो ये तमाम का तमाम लेक्चर हमारा एक टॉपिक पे डिपेंड है, तो कंप्लीट वीडियो देखना तो तभी समझ में आएगा कि किस तरह से काम करता है। दूसरा ये कि इस लेक्चर में हम लोगों ने ना जितने भी पीछे हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं ना, तो वो तमाम के तमाम लगने वाले हैं। तो वो लेक्चर अगर आपको पिछले वाले रिवाइज़ है तो थोड़ा अच्छे से समझ आएगा आपको। तो सबसे पहले तो हम लोग ज़रा मैट्रिक्स क्लास का ओवरव्यू देख लेते हैं कि यार पढ़ना क्या है ना लेक्चर में। सो इन दिस लेक्चर वी विल ब्रीफली रिव्यू कोड कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, रिटर्न वैल्यू, रेफरेंस, पॉइंटर्स। तो कहते हैं ये जो जितने भी टॉपिक हैं ये हम पहले तो ऑब्वियसली पढ़ के आ चुके हैं। कहते हैं कि इस लेक्चर में तमाम के तमाम जो है कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं। तो एक दफ़ा रिवीजन अगर आपकी होगी तो 100% श्योर है कि आपको समझ में अच्छी तरह से आएगा। द मैट्रिक्स क्लास डेटा स्ट्रक्चर इज सिंपल। कहते हैं कि मैट्रिक्स सिंपल है, कोई ज़्यादा कम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। इंक्लूडिंग फंक्शन, इसके अंदर कुछ फंक्शन है, ऑपरेटर हैं। और द करंट क्लास इज़ फॉर डबल एलिमेंट। कहते हैं कि जो हम क्लास बनाएंगे ऑब्वियसली जो कोड आगे आपको शो होगा उसमें क्या है कि हम लोगों ने डबल डेटा टाइप हम लोगों ने पढ़ी है, उसकी एलिमेंट स्टोर कराएंगे। अब उसके स्टोर कराने का फ़ायदा क्या है कि हम लोग इंटीजर वैल्यू भी स्टोर करा सकते हैं, फ्लोट भी स्टोर करा सकते हैं और कोई अगर बड़ा फ्लोट है तो वो भी हम स्टोर करा सकते हैं ऑब्वियसली। बट इट कैन बी मॉडिफाइड फॉर इंटीजर। द प्राइवेट सेक्शन इंक्लूड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। कहते हैं कि जो प्राइवेट क्लास के प्राइवेट और पब्लिक सेक्शन होते हैं ना, तो उसमें 2 प्राइवेट सेक्शन होंगे। कहते हैं उसमें हम लोग नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम का फंक्शन बनाएंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जिसका काम ये होगा कि आपके मैट्रिक्स का नंबर ऑफ़ कॉलम और रोज़ को इनपुट ले यूज़र से, ताकि पता लगे कि हमने मैट्रिक्स किस साइज़ का बनाना है। विच स्टोर द मैट्रिक्स डायमेंशन एलिमेंट पॉइंटर टू अ 2D अरे डबल वैल्यूज दिस। तो ये आप लोग थ्योरी पढ़ लेना। और द मैट्रिक्स क्लास कैन बी हैंडल वेरियस साइज ड्यू टू डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। अब वो कहता है कि मैट्रिक्स भी आप लोग जब बनाएंगे तो उसका जो मेमोरी में एलोकेट कराएंगे वो डायनामिकली होगा, ताकि आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सके, उसका साइज जो है वो चेंज कर सके। अब उसके अंदर होगा क्या क्या मैट्रिक्स में, आपका कंस्ट्रक्टर होगा, डिस्ट्रक्टर होगा, असाइनमेंट्स ऑपरेटर यूज़ होंगे, कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज़ होगा, एसेंशियल प्रॉपर्टी, मेमोरी मैनेजमेंट और ये यूटिलिटी फंक्शंस हो गए, गेट रोज़ है, गेट कॉलम्स है जो कि हमारे रोज़ और कॉलम्स को इनपुट लेगा। रिट्रीव मैट्रिक्स डायमेंशन इनपुट फंक्शन होगा जिससे हम लोग वैल्यूज़ को इनपुट करेंगे। इसी तरह एक आउटपुट फंक्शन होगा। तो ये वो फंक्शन होंगे जो हमारे मैट्रिक्स क्लास में इंक्लूड होंगे। इसी के साथ साथ हम लोग मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करा सकेंगे, कौन से एडिशन, 2 मैट्रिक्स को ऐड कराना है, सब्ट्रैक्ट कराना है, मल्टीप्लाई कराना है, किस तरह से। तो वो तमाम चीज़ें हम लोग इसके फंक्शंस देखेंगे और उनको किस तरह से हैंडल किया जाता है, वो तमाम चीज़ें हम लोग देखेंगे। लास्ट में हम लोग देखेंगे एक ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज भी देख लेंगे और उसके बाद ये तमाम थ्योरी आप लोग पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं। और अच्छा, इसमें ना आप लोगों ने एक बात ये याद रखनी है कि ना पेपर में इस तरह से नहीं है कि आप लोग एक मैट्रिक्स क्लास बनाएं और उसके अंदर वैल्यूज़ को इनपुट कराएं और फिर उसको आउटपुट कराएं, उसका कंस्ट्रक्टर बनाएं, डिस्ट्रक्ट, इस तरह से नहीं आएगा मुकम्मल कोड ना। क्योंकि अगर आप इसका मुकम्मल कोड देखेंगे, मैं लास्ट वीडियो के लास्ट में आपको दिखा भी दूँगा, तो इसका जो मुकम्मल कोड है ना वो इतना लेंथी है कि आपके 4-5 पेजेस कहीं नहीं गए। तो इतना लेंथी ऑब्वियसली आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। और अगर आया भी सही ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन में या इस तरह से अगर वो पूछ लेता है कि मैट्रिक्स को किस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है, तो आप सिर्फ इस तरह का ऐसे छोटा छोटा फंक्शन लिखेंगे जैसे मैंने स्लाइड्स में लिखा हुआ ना। बेशक आप साथ के साथ इसके स्क्रीनशॉट्स भी लेते जाएं। और ये जो पहला मैंने यहाँ पर बताया है ये कंस्ट्रक्टर है। क्लास बनाने का तरीका आपको आता है, सिंपल क्लास मैट्रिक्स लिखेंगे, पब्लिक प्राइवेट और उसके अंदर कंस्ट्रक्टर पब्लिक के अंदर ना। तो ये कंस्ट्रक्टर से इसलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बाकी मैं आपको मुकम्मल कोड भी दिखा दूंगा कि मुकम्मल किस तरह से दिखाई देता है। कंस्ट्रक्टर में देख लें कि कंस्ट्रक्टर में क्या है। कंस्ट्रक्टर में ऑब्वियसली क्या होगा कि आप नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम 2 चीज़ें पास करेंगे। कंस्ट्रक्टर का काम होगा कि उन दोनों को वैल्यूज़ असाइन करेगा। शुरू में कंस्ट्रक्टर का काम क्या होगा कि आपका जैसे आप उसको साइज़ देना, फ़र्ज़ करें मैं उसको साइज़ दे रहा हूँ 3/4, तो वो 3/4 का मैट्रिक्स बनाना चाहिए उसको और उसकी हर वैल्यूज़ को उसने 0 से इनिशियलाइज़ कराना। ये होगा कंस्ट्रक्टर का काम, ठीक है। अगर ये क्यों हम 0 से इनिशियलाइज़ कराना है, ताकि ऐसा ना हो कि अगर बिलफर्ज़ मैं वैल्यूज़ देना भूल जाऊँ, ये ना हो कि मेरे पास कोई रैंडम सी वैल्यूज़ आके वो मेरे सारे कोड का डेटे का
सत्यानाश करके बैठी हो, तो इसलिए 0 से इनिशियलाइज। तो ये मैंने काम करना है कंस्ट्रक्टर में। तो यहाँ देखिए कंस्ट्रक्टर बनाने का सिंटैक्स 12 हम लोग यहीं पढ़ते आ रहे हैं। ये मैट्रिक्स क्लास का नाम है और ये उसके कंस्ट्रक्टर का नाम है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम से ही होता है। उसके अंदर 2 पैरामीटर है, रोज़ और कॉलम। ऑब्वियसली मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज़ और कॉलम होते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद नंबर ऑफ़ रोज़ के अंदर देखें रोज़ आ रहा है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स के अंदर देखें कॉलम्स आ रहे हैं। अब ये जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, ये वो चीज़ है जो आप लोग यूज़र से इनपुट लेंगे कि भाई आप कितने कॉलम्स या रोज़ को इनपुट कराना चाहते हो। और ये जो ब्रैकेट के अंदर रोज़ लिखा हुआ है वो ये वाला वेरिएबल्स वाला रो लिखा हुआ है, ठीक है। और इसी तरह ये जो कॉलम लिखा हुआ है ये वाला कॉलम का इंटरवल लिखा हुआ है। तो ये जो 2 फंक्शन होंगे ये कॉल होंगे और ये वैल्यू असाइन कर देंगे इसको, इस कंस्ट्रक्टर को। उसके बाद देखें कंस्ट्रक्टर में क्या हो रहा है। कंस्ट्रक्टर में मेरे पास डायनामिकली एक एरे बन रही है। न्यू ऑपरेटर जहाँ यूज़ होता है, मैंने आपको बताया कि वो डायनामिकली मेमोरी को एलोकेट कराता है। उसने क्या किया, एलिमेंट्स नाम से एक एरे बनाई और उसके अंदर देखे 2 नेस्टेड फॉर लूप लगे हुए हैं। अब अगर आपको कभी 2 डायमेंशनल एरे का कॉन्सेप्ट हो, कहीं ना कहीं पढ़ा हो, तो याद रखें 2 डायमेंशनल एरे में 2 लूप लगते हैं और एक होता है आउटर लूप और एक होता है इनर लूप। ये आप लोगों ने बात पल्ले बांध लेनी है, इसलिए मैंने इसको ना येलो कलर में हाईलाइट भी किया हुआ है ताकि ये आपको समझ आए। अब जो आउटर लूप होता है ना, ये क्या करता है, ये आपका रो वाइज चलता है। ये अगर मैं इसको आपको कुछ ऐसा समझाना चाहूँ तो ये इस तरह से चलता है, और एक जो इनर लूप होता है वो आपका कुछ कॉलम वाइज चलता है इस तरह से, ठीक है। अब मैट्रिक्स होता है उसका आपको पता है, ये होता है 0 रो, यानी कि ये होगी 0 रो और कॉलम इसका होगा 1। इसी तरह होता है ना इंडेक्स, अगर आप मैट्रिक्स 11th क्लास में मैथमेटिक्स में पढ़े हो तो इस तरह से कुछ आप इसके कोऑर्डिनेट से लिखते थे कि इसका मतलब होता था 0 रो पे पहला कॉलम, 0 रो और पहले कॉलम का जो इंडेक्स है वो, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास रिट्रीव हो जाती थी। इसी तरह 0 रो और ये दूसरा एलिमेंट होगा, इसी तरह यहाँ ये तीसरा होगा, इसी तरह ये चौथा होगा, इस तरह ये रोज़ चलती है, इसी तरह यहाँ पे ये कॉलम भी चलते होते हैं। तो ये इस तरह से जो है इसके अंदर वैल्यूज़ को रिट्रीव किया जाता है, आपको पता है। और यहाँ पर भी देखें मैंने वही काम किया हुआ है, कोई चेंज नहीं किया हुआ। पहला जो फॉर लूप देखें उसमें देखें मैंने लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ रोज़, और अगर दूसरे फॉर लूप पे अगर गौर करें तो मैंने लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पहला लूप होगा वो मेरी रोज़ को कंट्रोल करेगा और जो मेरा दूसरा लूप होगा वो मेरे कॉलम्स को कंट्रोल करेगा। और जिसके अंदर मैंने लाइन लिखी हुई है ये मेरे पास उनकी वैल्यूज़ को पिक करता जाएगा और वहाँ स्टोर कराता जाएगा। राइट, समझ में आ रही है बात। 2 डायमेंशनल एरे में ये ख़ास बात है, तो वैल्यू असाइन होती है यहाँ पर जहाँ लिखा है ना इनिशियलाइज ऑल एलिमेंट टू 0, यहाँ पर। अब देखें आई और जे, यहाँ पर देखें एलिमेंट्स मेरी एरे है और मैंने ना एरे के 2 यहाँ पर वो बनाए हुए हैं, जो इसका बड़ी ब्रैकेट में जो हम इसका साइज़ देते हैं ना, वो 2 दफ़ा मैंने लिखा हुआ, एक आई पास किया हुआ, एक जे पास किया हुआ। इस बात का मतलब ये है कि आई और जे की एलिमेंट पे कोऑर्डिनेट जिस तरह ये मैंने लिखा है 0 और 1, तो फ़र्ज़ करेंगे आई की जगह 0 है और जे की जगह 1 है, तो इसका मतलब होगा कि एलिमेंट में जो 0 1 वाला इंडेक्स है, यानी कि ये वाला, यहाँ पर वैल्यू असाइन कर दो ये 0, तो ये इनिशियलाइज तमाम वैल्यूज़ को 0 0 कर देंगे। मतलब कि मेरा जितने साइज़ का भी मैट्रिक्स होगा उसको यहाँ पर 0 0 लिखा हुआ आएगा। आई होप आपको समझ में आ रही होगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ। बस याद यही रखना है, बाकी ये फंक्शन को आप लोगों याद कर लेना, इतना ही आपके पेपर में आएगा, ज़्यादा कोई कम्प्लेक्स चीज़ नहीं आएगी। उसके बाद वो था कंस्ट्रक्टर। अब डी स्ट्रक्टर देख लेते हैं। डी स्ट्रक्टर कुछ भी मुश्किल नहीं है, एलिमेंट्स नाम से एरे बनाई थी, बस उसको डिलीट कर दें, सिंटैक्स आपको आता है तो बस वो डिलीट हो जाएगी और कुछ भी नहीं। अब आते हैं यूटिलिटी फंक्शंस की तरफ। देखिए मैट्रिक्स में हमारे पास यूटिलिटी फंक्शन 4 हैं। एक है हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ को इनपुट लेने का, एक है नंबर ऑफ़ कॉलम्स को इनपुट लेने का। बात को गौर से सुने, नंबर ऑफ़ रोज़ को इनपुट लेना, कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे मैट्रिक्स में 3 रोज़ हों और 4 कॉलम हो, तो जो मैं 3 और 4 इनपुट दूंगा वो हो गए मेरे पास नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स। लेकिन इसके बरक्स अगर मैं कहता हूँ वो जो 3 रोज़ हैं उनके अंदर वैल्यूज़ क्या है वो मैं वैल्यूज़ में इनपुट कराऊंगा। तो इस तरह से ये 4 फंक्शन बनते हैं। पहला फंक्शन है ये वाला, नंबर ऑफ़ रोज़ को किस तरह इनपुट लेना है, तो उसका सिंपल से ये फंक्शन है इंट मैट्रिक्स जो हमारा नाम है क्लास का, और गेट रोज़ नाम से मैं फंक्शन बनाऊँगा। कॉन्स्टेंट इसलिए बना रहा हूँ ताकि वो मेरी वैल्यू आगे पीछे ना हो जाए, उसमें रिटर्न कर दूँगा नंबर ऑफ़ रोज़ कि मेरे पास नंबर ऑफ़ रोज़ आ गए। इसी तरह नंबर ऑफ़ कॉलम्स को भी रिटर्न कर दूंगा। सिंपल सा, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो आप प्रीवियस लेक्चर्स ज़रा गौर से सुने तो आपको ये सारे सिंटैक्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद देखिए इनपुट फंक्शन, कि इनपुट फंक्शन हम लोगों ने किस तरह बनाना है। अब देखें ये वाला जो मैंने फंक्शन देखा, ये मेरे पास नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम को इनपुट करा रहा था। अब मैंने उसके अंदर वैल्यूज़ को इनपुट कराना है। तो याद रखें अरे जो है हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो 2 डायमेंशनल एरे है।
टू डायमेंशनल एरे जहाँ भी आ गई आपको वहाँ पर इनपुट कराना है या आउटपुट कराना है। आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि उसके अंदर दो फॉर लूप लगेंगे, एक होगा आउटर फॉर लूप और उसके अंदर एक दूसरा इनर फॉर लूप होगा। जो आउटर फॉर लूप होता है वो रोज़ के लिए होता है, जो इनर फॉर लूप होता है वो कॉलम्स के लिए होता है। ये आपने अपनी बात पल्ले से बांध लेनी है, कोई भी पूछे कैसे भी पूछे टू डायमेंशनल एरे, बस यही बात आप लोगों ने लिख देनी है। तो इनपुट फंक्शन किस तरह बनाएंगे, तो इनपुट फंक्शन बनाने के लिए सिंपल क्या करेंगे आप लोग, वही हमारा मैनिपुलेटर्स का लेक्चर अगर आपको याद हो तो वही मैंने मैनिपुलेटर्स का यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज़ किया हुआ है और एक फंक्शन बनाया हुआ है। कॉन्स्ट मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर इंट भी लिख सकते हैं। मैंने कॉन्स्ट क्यों लिखा है आपको याद हो, मैंने अभी बड़ा रहा था, मैंने कहा डबल का ये लिखेंगे, तो डबल भी लिख सकते हैं आप, कॉन्स्ट भी लिख सकते हैं, इंटीजर भी लिख सकते हैं, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आप ये सोचेंगे मैंने कॉन्स्ट लिखना, नहीं, जो मर्ज़ी आपके जहन में डेटा टाइप है आप लोग लिख सकते हैं। बस आप लोगों ने क्लास का नाम और उसके कंस्ट्रक्टर जो रेफरेंस ऑपरेटर ले रहे वो सेम रखना है। और उसके बाद देखें इनपुट मैंने फंक्शन का नाम दिया, उसके अंदर देखें मैंने यहाँ पर रेफरेंस ऑपरेटर से एक मैनिपुलेटर लगाया आई स्ट्रीम। आई स्ट्रीम आपको मैंने बताया हुआ है कि जब हम इनपुट लेते हैं कुछ भी चीज़ इसके अंदर रेफरेंस ऑपरेटर, तो मुझे आई स्ट्रीम यूज़ करनी पड़ती है। अगर आउटपुट लेना होता है मुझे ओ स्ट्रीम यूज़ करनी होती है, तो ये वही चीज़ है। उसके बाद मैंने यहाँ एक ऑब्जेक्ट बनाया है इज़ नाम से, ये मेरे पास काम करेगा सी इन नाम से। तो अब देखें नीचे बॉडी में देखें तो दो फॉर लूप हैं, एक आई है एक जे है। जो आई फॉर लूप है वो मेरे पास नंबर ऑफ़ रोज़ को कंट्रोल कर रहा है, जो जे फॉर लूप है वो मेरे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स को कंट्रोल कर रहा है। उसके अंदर देखें इन दोनों इनर फॉर लूप के बाद मैंने एक लाइन लिखी हुई इज़, और ये जो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है उसके अंदर एलिमेंट्स और उसकी मैंने इंडेक्स पास कर रखी है। तो ये हुआ क्या, इस मेरे पास यहाँ काम कर रहा है एज अ सी इन, फर्स्ट ऐसे ही काम करता है ना, हमने बस उसको ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया। अब मैं वो कह रहा है कि एलिमेंट नाम की जो एक एरे है उसके अंदर आई और जे का यहाँ से इंडेक्स उठाओ, ये आई का इंडेक्स यहाँ पर आएगा, ये जे का इंडेक्स यहाँ पर आएगा। तो फ़िलहाल के लिए अगर एग्जांपल में मैं आपको दिखाऊं तो 0 आई और 0 जे है, तो इसका मतलब होगा एलिमेंट्स की जो 0 पोजीशन है यानी कि पहला एलिमेंट है उसके अंदर वैल्यू को ये वाली स्टोर करा दो जो यूज़र आपको इनपुट देगा। क्लियर है। इसी तरह अब जिस तमाम वैल्यू जब मेरे पास एंटर हो जाएंगी मेरे पास मैट्रिक्स जो है वो बन जाएगा। ऐसे मैट्रिक्स मेरे पास सारा बन गया लेट्स सपोज, और मेरे पास लास्ट भी वैल्यू आ गई, तो तब मैं क्या करूँगा रिटर्न कर दूंगा दिस ऑपरेटर का आपको पता है वो क्या करता है, जो करंट आपकी डायरेक्टरी होती है, करंट आपकी पोजीशन होती है, उसके अंदर जितना भी डेटा होता है उसको आपको स्टोर करा के दे देता है। तो ये मैंने पॉइंटर इसको बना दिया ताकि वो मुझे इस पूरे मैट्रिक्स का एड्रेस जो है वो रिटर्न कर दे। अब जब भी मुझे उसकी वैल्यूज़ को रिट्रीव करना होगा मैं उसका सिंपल ये एड्रेस कॉल करूँगा और मेरे पास जो है वो सारा काम हो जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर हो गया इनपुट का फंक्शन। सिमिलरली आउटपुट का फंक्शन है, उसके अंदर भी सेम दो फॉर लूप लगेंगे, सारा फंक्शन सेम है। आप इसको बेशक याद कर ले, रटा लगा ले अगर आपको थोड़ा बहुत इसमें दिक्कत होती है, लेकिन ऐसे ही रहेगा। अब देखें यहाँ पर मैंने सिंपल आउटपुट लिखा है इनपुट की जगह, और देखें मैंने यहाँ पर वॉइड लिखा हुआ है, ठीक है। अब वहाँ मैंने कॉन्स्ट लिखा था क्योंकि मुझे वहाँ रिटर्न भी कुछ ना कुछ कराना था। जब रिटर्न कुछ ना कुछ करवा रहे हो तो आपको इंट फ्लोट या कॉन्स्ट या डबल में से कुछ ना कुछ लिखना पड़ता है डेटा टाइप, लेकिन जब आप कुछ रिटर्न ना करवा रहे हो तो अब आपको वॉइड लिखना पड़ता है। तो क्योंकि आउटपुट फंक्शन में मैं कुछ रिटर्न नहीं करा रहा तो इसलिए मैंने इसकी डेटा टाइप रखी वॉइड। उसके बाद देखें मैंने क्योंकि आउटपुट कराना तो मैंने यहाँ पर ओ स्ट्रीम की लाइब्रेरी यूज़ की और उसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया OS। अब देखें फिर से मैंने वहीं दोनों फॉर लूप लगाई आई और जे 0 से, और नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम तक चलाया, ऑब्वियसली चलाया। मैंने सिंपल क्या किया, यहाँ से OS का ऑब्जेक्ट उठाया, यहाँ पे प्लेस किया और उसके अंदर एलिमेंट नाम से मेरी एरे बनाई हुई है जो कि हमने बनाई थी। उसका जो एलिमेंट्स है वो सिंपल मैं यहाँ पर प्रिंट कराता गया। तो इससे होगा क्या, मेरे फंक्शन में मेरे पास सिंपली स्क्रीन पर जो है वो आउटपुट शो होता रहेगा। तमाम मेरे पास जो मैट्रिक्स होंगे उसके अंदर रोज़ और कॉलम में जो डेटा होगा यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर वो सारा मेरे पास जो है वो प्रिंट होता चलता आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में हमारे पास क्या है कि आप नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम में चेंज कर देना या कॉलम को रो में चेंज करना है कोई भी। तो इसको किस तरह हैंडल करना है, मैं अगेन वही बात बता रहा हूँ, आप लोगों ने सिर्फ ये फंक्शन छोटे छोटे याद करने हैं, इतना इतना लिखना है, पूरा पूरा प्रोग्राम नहीं लिखना। तो आप लोगों को बस ये छोटे छोटे फंक्शन जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे इनका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, नहीं तो आप अपने हैंड्स आउट में से भी देख लें, वहाँ पर भी लिखे होंगे, शायद वहाँ पर भी लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर देखें अब ट्रांसपोज में किस तरह से इसको हैंडल किया गया है। देखें सबसे पहले तो ट्रांसपोज में मुझे करना है कि जो रो वाला एलिमेंट होगा उसको मैंने कॉलम की लाइन में लिख देना है, ठीक है, बस यही काम करना है। जो रोज़ वाले मेरे एलिमेंट होंगे उसको मैं कॉलम में लिखता रहूँगा, बस और कुछ भी नहीं है। तो इसको करने का बिल्कुल कुछ
मुश्किल बात भी नहीं है। एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन बना लिया ट्रांसपोज नाम से, उसके अंदर देखें अगर नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं तो मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा वो। तो ये कंडीशन है, कंडीशन आप बेशक ना भी लिखे तो कोई इसमें फ़र्क नहीं है। यहाँ से अगर आप डबल से स्टार्ट करें तो आपका प्रोग्राम बिल्कुल ठीक रन करेगा। वो इसलिए उन्होंने कंडीशन ऐड की हुई थी क्योंकि यहाँ नीचे कोड और भी था स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो वो मैंने यहाँ लिखा नहीं। तो आप बेशक ये पहली वाली लाइन स्किप कर दे कंडीशन वाली, आप यहाँ से स्टार्ट करिएगा। डबल टेम्प का है मेरे पास एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैं अपनी आर्जी तौर पे अपने इंडेक्स की वैल्यू जो है वो स्टोर कराऊंगा। सही है। टेम्प नाम से, टेम्प का मतलब होता है टेम्परेरी। जैसे अगर मेरे पास यहाँ पर कोई वैल्यू पड़ी हुई है, लेट्स सपोज 2 पड़ी हुई है, तो इस 2 को मैं यहाँ से डिलीट करने से पहले इसको एक टेम्परेरी नाम के वेरिएबल में स्टोर कराऊंगा ताकि मैं उसको मेरा डाटा लॉस ना हो। बस सिंपल ये कहानी है, इसलिए मैं ये वाला वेरिएबल बनाऊंगा। उसके बाद देखें अगेन 2 फॉर लूप याद रखना है। मैट्रिक्स 2 डायमेंशनल 2 फॉर लूप 100% आएगी। आंखें बंद करके आप लोगों ने चेप देनी है ये दोनों फॉर लूप, और उसमें से पहली होगी नंबर ऑफ़ रोज़ और दूसरी होगी नंबर ऑफ़ कॉलम्स। अब देखिए इसमें हुआ क्या, मेरे पास अरे का नाम क्या है, एलिमेंट्स नाम की अरे के अंदर वो कहता है जो आई और जे पे एलिमेंट है, फ़र्ज़ करें मेरे पास ये पहला एलिमेंट मैं ले लेता हूँ, वो कहता है इसको स्टोर करा दो टेम्प में, जैसे मैंने ये स्टोर करा दिया टैब में। अब उसने क्या किया, वो जो रो वाला एलिमेंट है उसको रिवर्स कर दिया। देखें ज़रा ये लाइन सेकंड वाली गौर से देखें, यहाँ पर मेरे पास है आई और यहाँ पर है जे। कहता है कि आई और जे के अंदर वैल्यू स्टोर करा लो जे और आई की, मतलब कि कॉलम वाले की वैल्यू स्टोर करा दो इस रो वाले में। बात आ रही है समझ में? ठीक है, सिंपल, और कोई भी इसने फंडा नहीं किया, बस आई और जे लिखा हुआ है यहाँ पर जे और आई लिखा हुआ है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो रहा है? यानी कि एक रो वाली एक कॉलम वाली वैल्यू है उसको उठा के उसी इंडेक्स के रो वाली वैल्यू में प्लेस कर दो। अब वो जो रो वाली वैल्यू है वो वहाँ से डिलीट हो जाएगी। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर अगर मेरे पास 4 होता तो वो 4 यहाँ 2 की जगह आ जाता, तो मेरा 2 कहाँ चला जाता, 2 तो मेरा लॉस हो जाता था ना। तो इसी लॉस से बचने के लिए 2 को मैंने टेम्परेरी वेरिएबल में पहले से स्टोर करा के रखा ताकि ये मेरा डाटा जो है वो लॉस ना हो। अब देखो वो जो टेम्परेरी वेरिएबल में मेरा 2 स्टोर था वो अब इस जगह पे आ जाएगा टेम्परेरी वाले इस टेम्प वाली जगह पर। ठीक है, जो यानी कि 2 मेरे पास इस 4 की जगह पे आ जाएगा। 4 2 की जगह पे चला गया, 2 4 की जगह पे चला गया, और यही तो ट्रांसपोज होता है। आपके कॉलम वाली वैल्यू रो में चली जाएगी, रो वाली वैल्यू कॉलम में चली जाएगी। बस यहाँ पर आप लोगों ने कंडीशन ज़रा गौर से देखनी है। ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये i+1 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि अगर ये 0 है तो ये 1 होगा, अगर ये 1 है तो ये 2 होगा, अगर ये 2 है तो ये 3 होगा, यानी कि उससे अगली वाली एलिमेंट होगी। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो ये था आज का हमारा छोटा सा लेक्चर, और मैं आपको ना इसका कोड दिखा देता हूँ, फिर मैं लेक्चर को एंड करता हूँ। तो ये आपके हैंड्स आउट में ये कोड लिखा हुआ है, पेज नंबर कौन सा है ये 541 में। तो ये वाला कोड है जिसके अंदर जितने भी मैंने आपको फंक्शन बताए सारे के सारे उसने एक प्रोग्राम में यहाँ स्टोर किया हुआ है। तो ये प्रोग्राम जो है वो काफ़ी, देख रहे हैं कितना बड़ा है, 3-4 सफ़ों का है। देखो, चौथा पेज, 5वां पेज, 5 पेजेस, छठा 6-7 पेजेस का ये प्रोग्राम है, और देखो 8वां 9 तकरीबन 9 एक पेजेस का ये आपका ये प्रोग्राम। और देख लें इतना बड़ा अगर प्रोग्राम है तो ये आपका मुकम्मल तो पेपर में ऑब्वियसली आएगा ही नहीं ना। तो आपको इसके अंदर जो फंक्शन है ना छोटे छोटे, बस वही आपको याद रखने हैं। कंस्ट्रक्टर वाला, ट्रांसपोज वाला और इनपुट आउटपुट वाला वो मैंने आपको दिखा दिया, तो आप वही कर लें तो आपका 100% पेपर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करते जाएं। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देखना, चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर दिया करें, ऐसे ना जाया करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।